Good morning students. Today we will start with the chapter organizing और in organizing का ऑलरेडी हम लोगों ने मीनिंग और स्टेप्स पढ़ लिया है. अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में पहला इंपॉर्टेंस हमारे पास देखो हमारे पास 7 इंपॉर्टेंस है. इन 7 इंपॉर्टेंस में पहला क्या है? बेनिफिट ऑफ division of work and specialization, clarity in working relationship, optimum utilization of resources, adaptation to change, effective administration, development of personal and expansion and growth. पहले पे आ जाते हैं हम लोग स्पेशलाइजेशन. अभी हम लोगों ने क्या किया था? जब हम लोगों ने स्टेप्स किए थे तो उस समय हम लोगों ने डिवाइड कर दिया था वर्क को. वो उसी पर्सन को वर्क देते थे जो कि जिस फील्ड में जो स्पेशलाइज था या एक्सपर्ट था, उसी को हम वो काम देते थे. तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम लोगों ने ये देखा था कि जिसको डिवाइड किया काम को और जो जिस वर्क को कैपेबल है अच्छे तरीके से करने से, हमने वही काम उसको दिया था. या देखो, एक शेफ़ को हमने खाना बनाने को दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बेटर बनाएगा. जिसको कि नहीं आता खाना बनाना बेटर. तो देखो यहाँ पे अभी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में का क्लियर डिवीजन ऑफ वर्क, एवरी जॉब असाइन टू अ राइट पर्सन. हर ये एक जॉब जो है वो एक राइट पर्सन को असाइन की जाती है, यानी जो उस काम को करने के लिए बेस्ट कैपेबल है. साइंटिफिक एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉब रिजल्ट इन स्पेशलाइजेशन एंड इट रिलेटेड एडवांटेजेस. यहाँ देखो, यहाँ भी एक पिक बनी हुई है. इस पिक में देखो सब अपना अपना काम वही काम कर रहे हैं जो कि जिस फील्ड में वो स्पेशलाइज्ड हैं. तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? स्पेशलाइजेशन. और जिससे क्या होगा? स्पेशलाइज तरीके से अगर वो कोई स्पेशलिस्ट है काम करने का तो वो अच्छा भी करेगा और फास्ट भी करेगा. क्लियर है? तो ये पहला बेनिफिट हमें मिला डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन का, जो हमने ऑर्गेनाइज तरीके से काम किया तब. नाउ सेकंड वन, दूसरा देखो क्या है? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर. अथॉरिटी एंड पावर मतलब क्या हुआ? क्लैरिफाइज अथॉरिटी एंड पावर का मतलब देखो, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप में हम लोगों ने क्या देखा था कि ए गुड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑनर्स द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड विच स्पेसिफाइज honors the principle of unity of command which specifies who is report to whom. कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ठीक है? यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक ऊपर से हमारे पास इंस्ट्रक्शन आया, उस इंस्ट्रक्शन को हमने नीचे पास किया और वो इंस्ट्रक्शन और नीचे गया, फिर काम होकर के ऊपर आ रहा है, फिर और ऊपर आ रही है. हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में यूनिटी ऑफ कमांड पढ़ा हुआ था. तो उसमें ये बताया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा और कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, और ऑर्डर्स लेने के बाद काम करके वहाँ पर सबमिट करेगा. इट हेल्प इन क्रिएटिंग अ हायरार्किकल ऑर्डर एंड देयर बाय एनेबलिंग द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ द एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज बाय एन इंडिविजुअल. क्लियर है? तो अब ये क्या है? क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. हम कौन पर्सन कौन सा काम करेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये थ्रू ऑर्गेनाइजिंग ही हम क्लियर कर सकते हैं. अदरवाइज़ पता ही नहीं रहेगा किसी को कि कौन सा काम किसको करना है और किसको नहीं करना है. ये देखो पिक में दिया हुआ है. ये देखो, ये एक पर्सन है, ये नीचे 2 पर्सन को हैंडल कर रहा है. ये 2 पर्सन, ये नीचे 3 पर्सन को हैंडल कर रहा है. ये तीसरा पर्सन, नीचे 4 इसके पर्सन है. तो ये क्या है? इस तरीके से एक हायरार्की क्रिएट हुई है और ये जो है मूव कर रही है उसी के अकॉर्डिंगली. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स है कि भाई जिसने काम किया वो रिस्पॉन्सिबल का है, तो इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल से बता रहे हैं. क्लियर है? तो ये हम कहाँ से पता कर सकते हैं? ये हमें क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप होगा तभी हम पता कर सकते हैं कि कौन पर्सन कौन सा काम कर रहा है और किस काम के लिए कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है. थर्ड आ जाओ. थर्ड में एक ये है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Optimum utilization of resources. Organizing leads to proper use of all materials, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. और जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ना तो सारे चीज़ों को ध्यान से देखते हैं हम लोगों ने. उसमें हमारे पास मशीन्स क्या है, मटेरियल क्या है, फाइनेंस क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? जॉब्स को असाइन करेंगे. तो जिससे क्या होगा? हमारे पास ओवरलैपिंग नहीं होगा काम का, और एक काम बार बार डुप्लीकेशन नहीं होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा काम कौन करे, और मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. जब हम सारा काम ठीक तरीके से करेंगे तो हमारे वेस्टेज का रिसोर्सेज भी कम होगा. क्लियर है? तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका हम अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे. एक ये देखो, इसको आप देखो, ये एक पिक है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब देखो, इसमें एक ये पर्सन है, थोड़ा फनी सा पिक्चर है. इसके पास इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, फिर भी इसको मालूम नहीं है कि मुझे इन सीढ़ियों का कैसे यूज़ करना है. तो ये क्या कर रहा है? इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के उधर क्रॉस कर रहा है दीवार. अरे इसको दीवार ही क्रॉस करनी है तो सीढ़ियों पे चढ़ के क्रॉस करो. क्लियर है? तो ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है? डजेंट मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ देम एंड इट विल नेवर बी एनफ.
आपको अगर रिसोर्सेज और आपको पता ही नहीं कि हमें कैसे यूज़ करना है, तो रिसोर्सेज हमेशा आपके लिए क्या रहेंगे, कम ही रहेंगे। नाउ तीसरा पॉइंट हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट है हमारा एडॉप्टेशन टू चेंज। एडॉप्टेशन टू चेंज क्या कह रहा है बच्चों? प्रॉपरली डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे अपने बिजनेस स्टडी के इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जैसा बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होगा, होना होगा। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बाहरी एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा। इट कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलरेडी हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ चुके हैं, आपको पता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। तो इट इज़ टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अभी भी मैं बता दे रही हूँ, तो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस को हम बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये एनवायरनमेंट क्या है, ये कहता है कि बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से डिज़ाइन है तो वो फ्लेक्सिबल ज़रूर होगा। फ्लेक्सिबल होने का मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस को चेंज होना होगा, ना कि बिजनेस के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होंगे। एक एग्ज़ाम्पल देखो आप, अभी इसमें एक ये पिक में भी आप देखो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है, और ये जो है ये देखो ये फ्लेक्सिबल है। इसको हम कैसे भी मोल्ड कर सकते हैं, कितने भी इसके यूजेस कर सकते हैं, बट इसके हम मल्टीपल यूजेस नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये देखो अब यहाँ पे आओ अडॉप्टेशन टू चेंज। ये देखो अभी जैसे यहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है तो इधर का जो पार्ट है वो ग्रीन है, इधर का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, नहीं तो इधर का एनवायरनमेंट, इधर के जो पार्ट है वो ग्रीन नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम लोग आते हैं, फोर्थ हमारा हो गया, फिफ्थ पे हम लोग आते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। फिफ्थ पॉइंट हमारा है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को हेल्प करेगा? बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज़। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन तभी हो सकता है जब हर किसी को क्लियरली बताया गया हो कि तुम्हारा काम क्या है एंड तुम्हारी ड्यूटीज़ क्या है। दिस विल हेल्प इन अवॉइडेंस ऑफ कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। मैनेजमेंट of an enterprise thereby become easy and this brings effectiveness in administration। क्लियर है? यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हम तभी कर पाएंगे जब जो हमारे टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने सबको अपना अपना काम बताया हुआ है और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके रखी हुई है, तभी वो इफ़िशिएंट भी होंगे और इफेक्टिव भी होंगे। हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी का मतलब पढ़ा हुआ है। क्लियर है? फिर भी एक बार रिवीजन हो जाता है। इफेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ कि हमने टाइम पे गोल को कंप्लीट कर लिया, और एफिशिएंट होने का मतलब मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट किया। क्लियर है? भी ये देखो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का देखो, ये शी इज़ द बॉस और ये सारे लोगों को बता रही है कि आपका क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या काम है। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हमारे फिफ्थ पॉइंट के बाद अभी आप आ जाओ सिक्स पॉइंट पे, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल का मतलब जो भी इम्प्लॉयज़ आपके यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन इम्प्लॉयज़ का अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए। अच्छा डेवलपमेंट होने का मतलब उसके अंदर जितनी पोटेंशियल है उतनी पोटेंशियल तक वो काम कर पाए। देखो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बाई डेलीगेशन ऑफ वर्क टू सबॉर्डिनेट। Effective delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates। क्लियर है? अब क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या होगा, अगर एक मैनेजर है उसके अंदर सबॉर्डिनेट 4 हैं तो वो क्या करेगा, रूटीन नेचर का जॉब उन सबॉर्डिनेट्स को दे देगा और की इसेंशियल वर्क जो है वो खुद करेगा। तो इससे क्या होगा कि जो नीचे वाले पर्सन है वो भी सेटिस्फाइड रहेंगे कि हमने जो है वो जो हमारे मैनेजर्स हैं उनका काम हम कर रहे हैं तो उनका भी डेवलपमेंट हो रहा है, और मैनेजर इज सेटिस्फाइड कि हमारा जो रूटीन नेचर का काम है वो हमारे सबॉर्डिनेट्स कर रहे हैं और मैं ऊपर वाला काम कर रहा हूँ, तो काम भी अच्छा हुआ और दोनों ही एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है, मैनेजर्स एज वेल एज हिज सबॉर्डिनेट्स। तो इससे क्या होगा, अगर इससे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी जो पर्सन है वो जिस जगह पर, जिस पोस्ट पर या जिस पॉइंट पर उसने ज्वाइन किया उससे वो आगे बढ़ेगा। तो अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो हमारा ये प्रेफरेंस होता है कि हम आज जिस जगह पे हैं उससे हम क्या करें, आगे बढ़ें। तो आगे हम तभी बढ़ पाएंगे जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और वो अपॉर्चुनिटीज़ एक वेल डिज़ाइंड वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल होती हैं। नाउ दिस वन इज सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसका, बिजनेस का। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किसका होगा, बिजनेस का होगा। यानी बिजनेस कोई स्मॉल बिजनेस है तो कल बड़ी बिजनेस बन जाए, इस तरीके से उसका एक्सपेंशन एंड ग्रोथ होगा। क्लियर है? तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ के लिए देखो थोड़ा सा पढ़ लो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क विद इन विच एन एंटरप्राइज कैन एक्सपेंड एंड ग्रो।
थ्रू ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कैन मल्टीप्लाई इट्स स्ट्रेंथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू मैनेजमेंट क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करती है। हमारे पास कम रिसोर्सेज है लेकिन हम बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेज है और हम कम अचीव करते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है। तो इट इज़ थ्रू अ साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट मैनी स्मॉल फर्म्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैनी स्मॉल फर्म्स हैव ग्रोन एंड बिकम बिग फर्म्स। तो यहाँ एक रिलायंस का एग्जांपल हमारे सामने दिया हुआ है कि जितनी भी स्मॉल फर्म्स होती हैं, अगर वो उन लोगों ने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज और मैनेज करके अपने बिजनेस को रन करती हैं तो वो कुछ ही दिनों में बड़ी फर्म्स बन जाती हैं। क्लियर है? तो एक्सपेंशन और ग्रोथ का मतलब क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है कि आज कोई स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बड़ी बन गई, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो और बड़ी बन गई, कोई नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। और इसके बाद हमारे पास आएगा नेक्स्ट 2 टॉपिक्स, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।